28 मार्च 2023 का ये वाक़या है। बरेली की जेल होती है, उसके अंदर मौजूद कैदी जिसका नाम होता है अशरफ अली, जो कि अतीक अहमद का भाई होता है। उसको पुलिस की वैन में बैठाकर कहीं ले जाने की तैयारी में थे। इससे पहले कि वो वैन के अंदर बैठता तभी मीडिया कर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेरते ही उस पर कैमरा लगाते ही कुछ पत्रकार सवाल पूछ पाते कि अशरफ अली ने खुद ही अपनी तरफ से बोलना शुरू किया। वो बोलता है कि एक बड़े अफसर ने उसे धमकी दी है। वो कहता है कि 1-2 हफ्ते में तुम्हें इस जेल से बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के बाद फिर तुम्हें निपटा दिया जाएगा। जैसे ही ये बात कहता है, इससे पहले कि पत्रकार कुछ और पूछते, कुछ कहते, उससे पहले ही उसने एक और बात कही। उसने कहा कि मैंने बंद लिफाफे में एक पत्र लिखा है, उस पत्र में उस अफसर का नाम लिखा है और उस पत्र को मेरे मरने के बाद भेजा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। वो पत्र भेजा जाएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। वो पत्र भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। जब मेरी हत्या हो जाएगी तो वो पत्र खोला जाएगा और उस पत्र के अंदर लिखा होगा उस अफसर का नाम। दरअसल अपने मरने से पहले ही उसने अतीक अहमद के भाई अशरफ ने घोषणा कर दी थी और जैसे ही ये घोषणा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो ये वायरल वीडियो में हर किसी की ज़ुबान पर एक नाम आता है कि वो अफसर है कौन, आखिर किसने अफसर को किसने अतीक को मारने की या निपटाने की धमकी दी थी। आज बात करेंगे उसी अफसर के बारे में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जिसको लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 29 मई 2022 को। पंजाबी सिंगर होता है सिद्धू मूसेवाला। शायद ही संभवतः पूरी दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इस सिंगर को नहीं जानता होगा, लेकिन गैंगस्टरों ने इस सिंगर को 1-2 नहीं लगभग 30 गोलियां मारी थी और 30 गोली मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। वक्त कुछ आगे बढ़ता है और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज में एक बीएसपी के विधायक रहे थे राजू पाल, जिनकी 2005 में हत्या कर दी गई थी। और इसी हत्याकांड के प्रमुख गवाह होते हैं उमेश पाल। उमेश पाल जब अपने घर की तरफ आ रहे थे तभी 6-7 शूटर और अतीक अहमद का बेटा असद इनको घेर लेते हैं। कोई बम मार रहा था तो कोई गोली चला रहा था। इस तरह से उनकी हत्या कर देते हैं और हत्या के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में आता है, वायरल होता है। इसके बाद फिर समय आगे बढ़ता है। आगे जब समय बढ़ता है 15 अप्रैल 2023 की बात है। प्रयागराज शहर होता है और 2 प्रमुख लोग होते हैं, एक अतीक अहमद और दूसरा उसका भाई होता है अशरफ। इनको मेडिकल परीक्षण के लिए एक हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा था। इससे पहले कि हॉस्पिटल में पहुंच पाते तुरंत ही 3 शूटर होते हैं और वो एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब लगातार गोलियां चल रही थी, गोली चलते ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसमें 3 लोगों का नाम सामने आता है। 3 शूटर होते हैं जो हाथ खड़े करके कहते हैं कि हमें पकड़ लो, हम भागना नहीं चाहते, हमें पकड़ लो, हमें मारना मत। शायद मारने की बात उन्होंने नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें पकड़ लो, हम नहीं तो भाग जाएंगे। पहला नाम होता है लवलेश तिवारी, जो बांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा नाम होता है मोहित उर्फ शनि पुराने, हमीरपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। और तीसरा नाम होता है अरुण कुमार मौर्य, सोरो कासगंज यूपी का रहने वाला होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिद्धू मूसेवाला का नाम क्यों लिया। आप सोच रहे होंगे मैंने उमेश पाल का नाम क्यों लिया। उसके साथ जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह, इनका नाम क्यों लिया, क्योंकि इनकी हत्या हुई थी। मैंने नाम अशरफ और अतीक का क्यों लिया, इन सब नाम लेने की एक ही मुख्य वजह होती है, क्योंकि इन्हें जिस हथियार से मारा गया था, जिन पिस्टलों का प्रयोग किया गया था, वो पिस्टल कोई और नहीं थी, एक ही तरह की पिस्टल थी जो इन सभी हत्याकांडों में बारी बारी से इस्तेमाल की गई थी। वो पिस्टल जिसे विदेशी पिस्टल कहते हैं, जिसे जिगाना भी कहते हैं, वो जिगाना पिस्टल जिसका निर्माण तुर्की में होता है, वो तुर्की में बनती है। और जब लगातार अतीक और अशरफ पे गोलियां चलाई जा रही थीं तो 40 सेकंड में 1-2 नहीं 18 राउंड गोलियां चलती हैं, जो अत्यधिक आधुनिक हथियार होते हैं। वो अत्यधिक आधुनिक हथियार इन तुर्की से आए, लेकिन भारत में ये हथियार पूरी तरह से बैन होते हैं। इन लड़कों के, इन शूटरों के पास कहाँ से आए? सिद्धू मूसेवाले को मारने वाले कौन लोग थे? वही हथियार का इस्तेमाल करते हैं। वही हथियार जो क्या उमेश पाल के हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए थे,
उनको सब जानते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। आपको शायद जानकर हैरानी भी होगी कि 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ की निशानदेही के आधार पर कुछ हथियार बरामद हुए थे, कुछ गोलियां बरामद हुई थी। दरअसल एक पिस्टल होती है 45 बोर की जिगाना, जो कि तुर्की में निर्मित थी, तुर्की में बनी हुई थी। एक पिस्टल 9 mm की जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस कंपनी द्वारा बनी हुई थी, और एक पिस्टल जो 32 बोर की होती है, और 58 जिंदा कारतूस बरामद किए जाते हैं, जो कि अशरफ अली और दूसरा उसका भाई अतीक अहमद की निशानदेही के आधार पर बरामद होते हैं। और ये हथियार भी वही होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हथियार सिद्धू मूसावाला की हत्याकांड में प्रयोग होते हैं, उमेश पाल हत्याकांड में प्रयोग होते हैं, और साथ ही इनके खुद के हत्याकांड में भी वही हथियार प्रयोग हो रहे थे। और जैसे ही इन हथियारों के बारे में जिक्र चलता है तो पता चलता है कि ये हथियार सामान्य रूप से भारत में नहीं पहुंचते हैं, बल्कि तुर्की से पाकिस्तान पहुंचते हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से सीधा उन्हें ड्रोन में बांधा जाता है। लगभग 10 किलो के पैकेट वो ड्रोन अपने बर्दाश्त कर सकता है, उसकी क्षमता इतनी होती है, और वो पंजाब के खेतों में डाल दिए जाते हैं। यहाँ से एजेंटों के माध्यम से ये जगह जगह चारों तरफ ये फैला दिए जाते हैं। अब आपको एक जानकारी, और जो प्रेस नोट नहीं, FIR की कॉपी होती है, उस FIR की कॉपी में साफ साफ उल्लेख भी किया गया है। पेज नंबर 6 होता है, और पेज नंबर 6 पर इसमें लिखा गया है कि जो अशरफ और दूसरा उसके भाई अतीक अहमद से बरामद की गई पिस्टल थी, उन पिस्टल से और कारतूस से उन सिपाहियों के और उमेश पाल की हत्या में भी प्रयोग किए गए थे। इसलिए मैं इसी दावे के साथ और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूँ, एक तरफ अशरफ कहता है कि उसे किसी अधिकारी ने धमकी दी थी मारने की। अब वो अधिकारी कौन है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। वो पत्र जेल में लिखा गया है तो वो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेगा, या पहुंच गया है, या पहुंचने वाला है, इस पर भी कई तरह के सवाल हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी अशरफ ने किसी और को दी थी, जेल के अंदर रहते हुए दी थी, या जेल से बाहर निकलने के बाद दी थी, ये भी अपने आप में एक संशय बना हुआ है। लेकिन अफसर के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स का भी ये भी कहना है, और जांच करने वालों का ये भी कहना है, इसमें कहीं ना कहीं बाहुबली का भी हो सकता है कि हाथ हो। जो बाहुबली हो सकता है कि अतीक अहमद से जो परेशान हो, वो चाहते हों कि इसे निपटाना। हो सकता है कि विपक्ष ने भी ये गेम खेल दिया हो सकता है कि पक्ष का भी हाथ रहा हो। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जब जो हथियार तुर्की में बनते हैं, पाकिस्तान के रास्ते इंडिया पहुंचते हैं, और इंडिया जब आते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला इसलिए भी बताया जाता है कि जिस दिन ये घटनाक्रम हुई थी, उससे एक दिन पहले ही 15 तारीख या 13 तारीख के आसपास का ये वाक़या है। मैं बताता चलूँ आपको कि खुद अतीक अहमद ने ये स्वीकार किया था कि उसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा से हैं, उसके संबंध पाकिस्तान की ISI संस्था से हैं। यदि ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑफिसर, बाहुबली, पक्ष विपक्ष, इनके अलावा ये सब हो ही ना, कहीं इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भूमिका ना हो, और जो लड़के इसमें पकड़े गए हैं, चाहे वो लवलेश हो, चाहे वो अरुण कुमार हो, सनी हो, इन लड़कों के पास आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, घर की हालत बहुत माली थी। एक पिस्टल की कीमत 9 लाख या 15 लाख या 19 लाख, ये जैसा जिसका हिसाब किताब होता है, उसके हिसाब से ये पिस्टलें खरीदी जाती हैं, और इनसे इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया था। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने DGP को आदेश देते हैं, और DGP ने 2 SIT का गठन किया है। और इस SIT के गठन में प्रयागराज जोन के ADG होते हैं जॉन भानु भास्कर, जो पहली टीम को लीड करेंगे, और दूसरी SIT की टीम को लीड कर रहे हैं DCP क्राइम सतीश चंद, और इनके नीचे काम करेंगे ACP सत्येंद्र तिवारी, और दूसरे क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, और इनके नीचे 3 सदस्य SIT की टीम और होगी, और साथ ही एक टीम और होगी जो इनकी निगरानी करेगी। यानी कि जिन ऑफिसरों का मैंने अभी तक नाम लिया है, उत्तर प्रदेश में इन ऑफिसरों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, बड़े अदब से लिया जाता है, क्योंकि ये बेहद ईमानदार किस्म के अधिकारी हैं, और ये दूध का दूध और पानी का पानी करने में पूरी तरह सक्षम है। यूँ कह सकते हैं कि इनके दामन पे शायद अभी तक कोई दाग नहीं लगा है जो इनकी तरफ कोई उंगली उठा सके। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये SIT तो इसकी जांच करेगी ही करेगी, लेकिन शासन के गृह विभाग ने न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं, और उस जांच के आदेश में हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, साथ ही DG के पद से रिटायर्ड IPS ऑफिसर सुवेश कुमार सिंह होंगे। इसके अलावा
सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जनपद न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सोनी भी होंगे, जो कि इस मामले की जांच करेंगे अपने हिसाब से, जो न्यायिक जांच होगी। यानी कि इनका नाम भी बड़े अदब के और बड़े इज्जत के साथ लिया जाता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ईमानदार किस्म के अधिकारी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में शायद कोई अपने दामन पर दाग नहीं लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के माध्यम से और न्यायिक आयोग के माध्यम से इस जांच को कराने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच में कौन दोषी होगा, कौन नहीं होगा, ये तो खैर वक्त के बाद ही पता चलेगा। भविष्य के गर्भ में छिपाया हुआ है कि कौन है इसके पीछे। लेकिन एक बात जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक पोस्ट जारी की थी। उसमें कुछ ऐसे माफियाओं के नाम लिखे थे जिस पर 81, किसी पर 101, किसी पर 34, किसी पर 37, किसी पर 46 मुकदमे दर्ज हैं, जो कुलदीप सेंगर हैं, ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, राजा भैया हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह हैं, अशोक चंदेल हैं, विनीत सिंह हैं। अब बतौर एग्जाम्पल एक काल्पनिक नाम कुलदीप का ही ले लेते हैं। कुलदीप अगर माफिया है और वो सलाखों में है और उसकी या तो कोर्ट में तारीख है या फिर वो जा रहा है अपना मेडिकल परीक्षण कराने के लिए, भारी पुलिस बल मौजूद है, जैसे क्या अतीक हत्याकांड में होता है। और भले ही चाहें यहाँ पर 3 ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो नाम कमाने के लिए अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं। सपोज़ दैट, मान के चलिए इस बार कोई ऐसा नाम कमाने की फेरहिस्त में ना हो, कोई विपक्ष या पक्ष का ना हो, कोई बाहुबली की तरफ से ना हो, कोई ऐसा ही हो जो बहुत बुरी तरह से सताया हुआ हो, क्योंकि वो समझ चुका है, वो जान चुका है कि ऐसा करने से वाहवाही मिलती है। सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। जो अतीक अहमद की हत्या करने वाले हैं, लोग उनकी खुलेआम तारीफ़ कर रहे हैं। शायद उन्हें कानून पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, शायद उन्हें लगता है कि यही सही प्रक्रिया है। यदि एक काल्पनिक नाम जो मैंने कुलदीप आपके सामने लिया है, कुलदीप से बदला लेने के लिए उसका ही सताया हुआ कोई आदमी पुलिस के घेरे में जाकर घुसकर उसे गोलियों से छल्ली कर दे, तो आप इस मामले को किस रूप में लेंगे? क्या ये सही होगा या गलत होगा? इस बात को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।